तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज़ के सभी श्रोताओं को और मैं उन लोगों का थैंक्स बोलना चाहूँगा जो यूट्यूब पे जो हमारे को लाइक कर रहे हैं और जो हमारे दर्शक हैं, और साथ साथ मी टीवी वालों को जो कि मी टीवी के दर्शक हैं और ग्लोबल टीवी को। एंड हाईली थैंकफुल कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे इस प्रोग्राम को स्ट्रीम कर रहे हैं साथ में। तो आज जो हमारे बीच जो शख्सियत हैं और जिनसे हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं, एक आपको लगता होगा सब लोगों को कि एक हीरो के बारे में हम बात करते हैं जो रियल लाइफ हीरो है, और आज हम बात करेंगे उनसे जो रियल लाइफ हीरो है। अगर रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो में हम देखें तो रियल लाइफ में हम देखते हैं कि एक सीन आया जिसमें हीरो हीरोइन को उठा के कुछ सीढ़ियां चढ़ रहा है और उसके लिए भी दर्शक ताली बजा रहे हैं और उसको हीरो माना जाता है, और ऑब्वियसली वो अच्छे लगते हैं, हमें उन्हें प्रेज करते हैं, हम उनकी सब चीज़ों को, वो हमारे को बहुत बहुत अच्छे, हम उनको इज्जत भी देते हैं और हम उनको प्यार भी देते हैं। और हम बात करेंगे रियल लाइफ हीरो के बारे में, जो कि वो सब कामों से बहुत ऊपर जो अपनी रियल लाइफ में करते हैं और दुनिया में हमारे देश का नाम उन ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं जिसको हम हमेशा गर्व से देखते हैं, जिनके नाम को हम गर्व से लेते हैं। हमारे 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 इज्जत को बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है, आज हम उस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं और जिनका नाम है मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर सर। तो आज हम बताने जा रहे हैं मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा के बारे में। और जैसे हमने बताया ना कि बच्चे के पुरानी कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मेजर साहब ने अपनी जो पासिंग आउट परेड है, पासिंग आउट कैरियर, उसमें ही इन्होंने बता दिया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि सॉर्ट ऑफ ऑनर इनको तभी मिल गया था जब बेस्ट ऑल राउंड पासिंग आउट कैडेट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे पासिंग आउट में और फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट में थे। उसके बाद में आपने पूना हॉर्स के अंदर 180 आर्मर्ड ब्रिगेड के अंदर वेस्टर्न फ्रंट पे थी। उसके बाद में इन्फेंट्री डिवीजन पार्ट ऑफ द स्ट्राइक कॉर्प्स में आप रहे हैं। कॉम्बैट एक्सपीरियंस अगर हम कहें तो जनरल साहब का कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, और आप यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में जो अंगोला में अफ्रीका के अंदर थी, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, पूरा वहाँ पे अपने देश का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अगर हम उसके बाद में भी बात करें, लेह से चंडीगढ़ तक साइकिलिंग करी है, जहाँ पे 5 बहुत ऊंची हाईएस्ट माउंटेन पासेस को उन्होंने पास किया, जिनकी रेंज अगर हम बात करें तो 13,400 फीट से 17,600 फीट तक की वो रेंज में आती हैं वहां पे। और मैं अभी आपको एकदम ये लगा होगा कि हाँ बहुत छोटी सी चीज हो गई, हमने लेह से चंडीगढ़ तक साइकिल, आपने मोटरसाइकिल की बात सोची होगी ना कि हमने लेह से चंडीगढ़ तक मोटरसाइकिल पे, बुलेट पे आप बैठे और चले गए। और मैंने देखा है जो कि मेरे जानने वाले और मेरे सब लोग मित्र लोग गए थे चंडीगढ़ से लेह के लिए, तो वहां जाते हुए सांस फूल गई थी उनकी जब वो बुलेट पे थे। जब उन्होंने एक जरा सा साइकिल नहीं चलाया था तो वहां जाके उन्होंने कहा था हमें सफोकेशन महसूस हो रही है। आप लेह से चंडीगढ़ उस कंडीशन में साइकिलिंग करी है, और आप सोच सकते हैं जो भी गए होंगे लेह तक उनको पता है कि क्या कंडीशंस रहती हैं और कितनी ऊंचाइयां रहती हैं। और वहाँ पे साइकिलिंग करने के बारे में अगर आप सोचें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सही में कितना बड़ा जिगर चाहिए इस काम को करने के लिए। अभी अगर हम बात करें, मेजर जनरल साहब जो हैं वो टेडेक्स स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और अब हम जो असलियत में जो बात करेंगे, 2018 में अब ऑस्ट्रिया में आयरन मैन एक कंपटीशन रहता है, आपने वो आयरन मैन कंपटीशन जीता एट द एज ऑफ 58, और उसमें रिकॉर्ड टाइम था 14 आवर, मेरे ख्याल से वो 17 आवर का, सर अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग
17 आवर्स में उसे कंप्लीट करना होता है, आपने उसे 14 आवर 21 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था उस पूरे टारगेट को। That's और correct. सर आप शायद द फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जो कि जिसने ये किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। That's right. या और आप अकेले ही जनरल थे जिन्होंने पूरी दुनिया में, आप अकेले जनरल हैं जिन्होंने इसको किया है, इसको आयरन मैन को आपने लिया है खिताब। True. सर फिर दोबारा 2019 में जुलाई में आप दोबारा जर्मनी में आपने इसको फिर से compete किया और वहां पे आपने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा, जो कि पहले जो 14 घंटे 21 मिनट का था उसे आपने 13 घंटे 40 मिनट में ही खत्म कर दिया। सर अति विशिष्ट सेवा मेडल आपको मिला है, प्रेसिडेंट ने आपको खुद दिया है। सर अगर मेरी जगह कोई भी होता, कोई भी और चैनल होता, वो पूछता आपसे सबसे पहली चीज, कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि बहुत कॉमन रहते हैं, हर चैनल पे पूछे जाते हैं, वो ये रहते हैं कि आपको कैसा लगा जब आपने आयरन मैन आपको खिताब मिला। हर इंसान ने आपसे पूछा होगा, हर चैनल वाले ने आपके आगे माइक करके एक ही चीज पूछा होगा, सर आपको कैसा लग रहा है। सर मैं आपसे ये बिल्कुल अलग चीज पूछूंगा, आपकी फैमिली को कैसा लगा और उनका क्या रिएक्शन था जब आपको आयरन मैन का खिताब, रियल लाइफ आयरन मैन आप बने, उसके लिए सर मैं पूछना चाहूंगा आपको कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था। क्योंकि सर अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं अगर कुछ भी ऐसी चीज बोलूंगा तो सपोज अगर मैं कोई बहुत भारी वजन भी उठा के चलता हूं तो मेरी वाइफ बोलती है, अरे तुम रहने दो, ये उम्र नहीं है अब तुम्हारे को ये सब उठा दे, तुम रहने दो, बच्चे कर लेंगे, बिना बात की हड्डी उड्डी टूट गई, कुछ और गड़बड़ हो गई, अब सुधरेगा भी नहीं इस एज में। सर आप 58 की एज में आपने ये सब शुरू किया, तब क्या रिएक्शन थे उनके, और उसके बाद में जब आपने उसे अकम्प्लिश किया तो तब क्या रिएक्शन थे फैमिली के और भाभी के सर? So मेरी फैमिली में ऑफ कोर्स मेरी वाइफ हैं, 2 लड़के हैं मेरे। अभी उनकी उम्र एक की 30 है, एक 25 का है सर। एंड मेरे फादर मेरे साथ रहते हैं जिनकी आज उम्र 99 की है। तो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, वो 18 महीने की मैंने ट्रेनिंग की। तो इस ट्रेनिंग के दौरान तो मेरी वाइफ ने कभी एक बार नहीं बोला कि ये क्यों कर रहे हो, मत करो। उन्होंने फुल सपोर्ट किया मेरे को। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग करता था तो स्पेशली जो साइकिलिंग की ट्रेनिंग होती है वो 6 से 7 घंटे लगते हैं 180 किलोमीटर करने के लिए। इसलिए वो मैं सैटरडे नाइट को करता था, क्योंकि बाकी दिन तो वर्किंग डेज थे, ऑफिस से आते थे, तो इतना 6-7 घंटे टाइम नहीं मिलता था ऑफिस के बाद। तो बाकी दिन जो थे उनमें मैं शाम को रनिंग एंड स्विमिंग करता था 7 बजे से 10 बजे रात तक। मगर साइकिलिंग में करता था वीकेंड 2 बजे रात को लेके सुबह संडे मॉर्निंग 9 बजे तक। तो उनको ये सब सफर करना पड़ा, क्योंकि मैं ऑफिस से आता था, चेंज करके रनिंग के लिए चला गया, फिर वापस आए, डिनर हो रहा है 11 बजे रात को। और सैटरडे नाइट जब लोग पार्टी कर रहे हैं, लोगों ने इनवाइट किया हुआ है कोई सोशल एंगेजमेंट में, हमने कोई ना कोई बहाना देके एक्सक्यूज करके अपने आप को एक्सक्यूज किया, और मैं साइकिलिंग पे निकल रहा हूँ। और रात को मान लो 1 बजे उठ रहा हूँ, 1:30 बजे घर से निकल रहा हूँ, 2 बजे साइकिलिंग की। तो ये सब उन्होंने सहा। तो मैं उनका किरदार जो इसमें है बहुत सपोर्ट रही। तो ये तो था ट्रेनिंग के दौरान। उन्होंने कभी नहीं मेरे को बोला मत करो। बाकी लोगों ने बोला तुमको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये तुम्हारे की उम्र थोड़ी है ये सब करने की, मर जाओगे तुम वहां पे। मगर मेरी वाइफ ने कभी नहीं बोला, और मेरे लड़कों ने तो कभी भी नहीं बोला जी। मेरे फादर ऑफ कोर्स उनको वो वरिड थे कि कोई हार्ट अटैक ना हो जाए, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया थोड़ा सा ध्यान से करना, ये है वो है। दैट वाज ऑल। अभी जब मैं इवेंट के लिए गया तो मेरी वाइफ साथ में थी मेरी, और मैंने इवेंट के दिन उनको बोला वहां पे दैट अभी जितने लोग जिनको मालूम है कि मैं आयरन मैन करने आया हूँ, वो मेरे को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि एक ऐप होता है जिसके ऊपर आप देख सकते हो क्या प्रोग्रेस किस एथलीट की हो रही है, जहां पे भी आप हो, मगर वहां से आपको ऐप पे पता चल जाता है। और मैंने एक टेक्निक ये लगाई थी कि ताकि मैं क्विट ना कर दूं कहीं बीच में, मैंने पब्लिक प्लेजिंग कर दी। मैंने जाके फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया में बोला मैं आयरन मैन करूंगा, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी।
क्योंकि मैंने उस समय सोचा था कि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी, जो कि थी, और हो सकता है कहीं मेरे को ऐसा लगे कि मैं चुपचाप छोड़ के क्विट कर दूं। जी, तो मैंने कहा ये करना नहीं है, इसलिए मैंने अनाउंस कर दिया। तो रेस डे पे मैंने अपनी वाइफ को बोला दैट जिसने जिसने वो मेरा पोस्ट पढ़ा है और वो सब आज मेरे को ऐप के ऊपर मॉनिटर करेंगे, तो आई विल डाई डूइंग द इवेंट, बट मैं क्विट नहीं करूंगा। सो उधर नाउ आपको मालूम है 17 घंटे का इवेंट होता है, मैंने 14 जी, घंटे 21 मिनट में किया। तो ये 14 घंटे 21 मिनट प्लस उससे पहले जो मैं 2-3 घंटे पहले जा गया था, मेरी वाइफ मेरे साथ वहां पे थी और उन्होंने इस पूरे टाइम में जहां पे भी दौड़ के वो पहुंच सकती थी, क्योंकि आपको मालूम है इतना बड़ा इवेंट है, पहले स्विमिंग होती है, फिर साइकिलिंग, फिर रनिंग, तो काफी वास्ट एरिया होता है। तो शी वॉज रनिंग एंड बीइंग वेयर एवर शी कुड, ताकि वो थोड़ा सा मेरे को चेयर कर दें, थोड़ा क्लैप कर दें, इस प्रकार से। तो उनका रिएक्शन वॉज ऑलवेज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। जब मेरा इवेंट खत्म हुआ तो वो तो मेरे साथ ही थी वहां पे, तो उन्होंने मेरे को इनफैक्ट फ्लैग हैंड ओवर किया था। जब मैं तकरीबन 300-400 मीटर फिनिश लाइन से था, उन्होंने इंडिया का फ्लैग हैंड ओवर किया था। जी, तो फिर मैंने वो फ्लैग लेके फिनिश किया। सो हर रिएक्शन वाज ऑफ कोर्स प्रोबेबली शी वाज हैप्पियर देन आई वाज कि थैंक गॉड ये खत्म हुआ। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू 18 महीने उन्होंने मेरे को झेला। मैं ये वर्ड यूज करूंगा, झेला, बिकॉज शी वॉज टॉलरेटिंग, शी वॉज ऑन द रिसीविंग एंड, मैं तो अपनी मिशन पे था और वो टॉलरेट कर रही थी। जो मेरे लड़के थे, हम तो उधर ऑस्ट्रिया में थे, वो अपनी अपनी जगह पे, एक बॉम्बे में था, एक हैदराबाद में था। तो एक बस मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैड, दैट्स इट। उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं, उनको कोई कुछ नहीं, वो तो समझते हैं तो वो, हाँ हमारा डैड वो कर लेगा। माई फादर वॉज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने पूरी रात मॉनिटर किया मेरे को, क्योंकि वहां दिन था, यहाँ रात थी। जी, पूरा उन्होंने मॉनिटर किया एंड तक कि जी। अभी खत्म हो गया एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज द रिएक्शन। सर मैं अभी अपने श्रोताओं को चाहूंगा कि आप अपने उससे बताएं कि एक्चुअल में आयरन मैन कंपटीशन है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदाजा ही नहीं है उसके अंदर करना क्या क्या होता है सर। आयरन मैन इवेंट जो विश्व का सबसे मुश्किल एक दिन का एंड्योरेंस इवेंट माना जाता है। जी, इसमें 3 चीजें करनी होती हैं आपको। 3.8 किलोमीटर की आपको स्विमिंग करनी है, और ये स्विमिंग जो है ये स्विमिंग पूल में नहीं होती, मोस्टली सी में होती है, या एक बहुत बड़ी कोई लेक हो तो उसमें होगी। उसके बाद 180 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी है, और ये जो 180 किलोमीटर है ये ऐसा चुना जाता है कि इसमें चढ़ाव भी हों। और ऑस्ट्रिया में जो हमने ऑल्टीट्यूड गेन किया था 180 किलोमीटर में, हमने 6000 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ी थी टोटल मिला के। जब आप करो, ये नहीं कि इकट्ठी एक ही बार में, जी, मगर पहले से 10 किलोमीटर में कोई 500 मीटर, फिर ऐसे करके, तो टोटल 6000 फुट की चढ़ाई थी। और उसके बाद आपको 42.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, फुल मैराथन। और ये तीनों आइटम आपको 17 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर आप कर दो, फिर आप आयरन मैन का खिताब आपको मिल जाता है। सर अभी सर आपने जब चढ़ाई की बात करी तो मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, जवान लड़कों को भी, जो मतलब वैष्णो देवी माता की चढ़ाई करने के बाद में वो पैरों की मालिश करवा रहे होते हैं। तो उन लोगों को कुछ देखना चाहिए कि वो कहाँ हैं और कहाँ हमारे देश के वो नौजवान हैं जिन्हें हम नौजवान सही मायने में हमें कहना चाहिए, क्योंकि हम तो बूढ़े हो चुके, और वो जवान, उनको अपने आप को जवान कहते हुए भी सोचना चाहिए कि वो जवान है या बूढ़े हैं। कि जब आप 58 की एज में आप ये कर सकते हैं और उनकी एज क्या है, और मैं उनसे चाहूंगा कि एक बार कंपेयर कर लें, शायद इसके बाद ही कुछ जोश आ जाए लोगों के अंदर कि वो ये देख के कुछ करना शुरू कर दें। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं देख रहा हूं सर कि कुछ तो लॉकडाउन ने जो ये कंडीशन रही कि घर से बाहर निकलना बंद, कुछ तो बच्चे पहले ही नहीं निकलना चाहते थे, अब वो मतलब ऑथेंटिकेट हो गया कि अब बाहर जाना ही नहीं है।
तो अब वो बिल्कुल घर में पड़े हुए हैं और बहुतों का साइज बढ़ चुका है, वेस्ट साइज बढ़ चुका है और वो अब ये कहते हैं कि चलते हुए भी मतलब लिटरली सर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेरे एक फ्रेंड जो है वो मतलब फ्रेंड क्या बहुत छोटी एज में है, मैं उसको दोस्त की तरह ही मानता हूँ बच्चे को। जब फर्स्ट डे ऑफिस गया तो उसके बाद में वो ऑफिस में ड्राइव करके गया और जब वापस आया तो कह रहा है बहुत थक गया हूँ मैं। मैंने कहा करा क्या था? कहने लगा यहाँ से मैं यार 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है ऑफिस घर से, ड्राइव करके गया हूँ, ऑफिस में पूरा दिन रहा हूँ और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है मेरे। तो सर अगर इस कंडीशन पर हम हैं और वो मुश्किल से 36 की एज होगी उसकी, तो मतलब मैं चाहूंगा कि उसको जरूर ये देखना, उसको चाहूंगा कि वो देखे और उसको लगे कि ये है लाइफ और ये है ह्यूमन बॉडी को उस एक्सट्रीम तक पहुंचाना। सर आप बट एक सिंस आपने एज की बात की है, मैं आपको कुछ इसके ऊपर एक टिप्पणी अपनी देना चाहता हूँ सर। श्योर। तो मेरे हिसाब से जो हम एज आप बता रहे हो ना, जैसे उसकी एज 35 है सर, तो वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, डेट ऑफ बर्थ से आपने उसकी एज नापी 35। सर बट उसकी जो बायोलॉजिकल एज है ना, जो कि उसकी बॉडी और उसकी माइंड के ऊपर होती है, वो होगी 60 साल की। बिल्कुल। एंड अगर मेरी क्रोनोलॉजिकल एज आज की तारीख में 61 है, मगर मेरी जो बायोलॉजिकल एज है वो डिपेंड करेगी मैं अपनी बॉडी को कितना फिट रखता हूं और अपने माइंड को कितना यंग रखता हूं। 25 है सर। अनफॉर्चुनेटली ना हमारे विश्व में हर चीज क्रोनोलॉजिकल एज से ली जाती है। आपको रिटायर करते हैं क्योंकि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई जी। बायोलॉजिकली आप मे बी 20 साल के ही हो गए, क्योंकि आप फिट भी हो, आप मेंटली भी फिट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको क्रोनोलॉजिकल एज को तो भूल जाओ, तभी बोलते हैं एज इज जस्ट अ नंबर जी। एंड जो अपनी बायोलॉजिकल एज है जिस पे आपकी बॉडी और माइंड है उसके ऊपर वर्क करो। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख के कह सकता हूँ आपकी एज लगती नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। अगर आप सर्विसेज में ना होते तो मैं विश्वास भी ना करता कि मैं कह देता कि आप नहीं, ये सच नहीं बोल रहे हैं। अगर आप ये एज बोलें तो आप पब्लिकली भी अगर आप बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई जानता नहीं है, वैसे तो सभी जानते हैं, आपको कौन नहीं जानता है, आप हीरो हैं लोगों के। सर एक और मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। कॉम्बैट में आप रहे, जम्मू कश्मीर में आप कॉम्बैट में रहे हैं, बहुत टफ लाइफ रहती है वहां पे भी, क्योंकि हर टाइम आपको एक अलर्ट पोजीशन में, एक वॉर लाइक सिचुएशन में आप हर टाइम हैं। क्योंकि एक वॉर में रहना, मैं सर इन जनरल पूछ रहा हूँ सब लोगों के लिए जो फोर्स में है, जो कि डिफेंस में है। सर एक होता है कि जब वॉर टाइम है, वॉर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि इस टाइम पे वॉर शुरू हो चुका है, आप लाइन में हैं, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। उसके बाद में वॉर का एंड हो गया, अब वो आप फ्री हो गए, अब आपको पता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक वो कंडीशन आती है कि जब आप गली से, सड़क से निकल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि कब आईडी कहाँ पे कोई प्लांट करके चला गया, कौन कब अपने आप को सुसाइड बॉम्बिंग कर दी किसी ने आके, अब ब्लास्ट कर गया। मतलब एक हर टाइम का एक दिमाग में एक चीज का ये दिमाग में रहना कि हमला हो सकता है, हमला हो सकता है, हमला हो सकता है। क्योंकि जो इंसान जिसने मरने की ठान ली है, उससे ज्यादा खतरनाक कोई और मैं मानता नहीं हूं। क्योंकि उसे तो अब डर खत्म है वो मरने का, वो तो मरने के लिए चल दिया है। अब तो वो मैक्सिमम नुकसान के लिए सोच रहा है कि मैं कहां पे सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता हूं। और वो उस कंडीशन में फौजी का, एक जनरल फौजी का, आपने उस चीज को झेला है, क्योंकि मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं उससे किस तरीके की, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक एक का ब्रेन जो है, दिमाग जो है, एक एक्सर्शन को एक लेवल तक ही झेल सकता है, उसके बाद में वो एग्जॉस्ट हो जाता है। और वहां तो सालों की ड्यूटी रहती है, लगातार हर साल, और लगातार ये नहीं है कि वो केवल एक थोड़े टाइम बाद आदमी उसको यूज टू हो जाए, क्योंकि वो लगातार ब्लास्ट हो भी रहे हैं, नुकसान कर भी रहे हैं। हमारे सैनिक वहां पे, हम देख रहे हैं, हमारे दोस्त की लाशें को वहां पे गिरते हुए देख रहा है एक सैनिक, तो वो प्रेशर एक और बिल्डअप हुआ रहता है। तो सर उससे कैसे बचते हैं? क्या वो उस टाइम पे क्या रहता है, क्या मतलब वो मेंटल स्टेट को आप किस तरह कवर करते हैं? क्या वो एक्सरसाइज है, क्या वो मतलब क्या है वो चीज?
तो इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसी एरिया में आपकी जब इंडक्शन होती है या आप वहां पहुंचते हो, सर, तो आपको एक ओरिएंटेशन कोर्स में डाला जाता है। सर, ऑफिसर्स को नहीं डालते नॉर्मली, बट जो बिलो ऑफिसर रैंक होते हैं उन सबको एक ओरिएंटेशन मिलती है तकरीबन 6 हफ्तों की, जिसमें उनको उस एरिया का माहौल, उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे आपके ऊपर जो डेंजर्स हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, पूरी आपकी ओरिएंटेशन उस एनवायरनमेंट के लिए की जाती है। तो ये तो आपकी प्रिपरेशन, जो आपकी तैयारी है, क्योंकि आप कहीं कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई अच्छे सॉफ्ट पीसफुल एरिया से आ रहा है और सडनली आपको रीओरिएंट करना पड़ता है। जी, उसके अलावा जब आपने अपने पिछले सर्विस में और सर्विस के में ज्वाइन करते समय जो ट्रेनिंग की है, वो सब में आपको डिसिप्लिन एंड सर्वाइवल and how to keep your defenses up, ये this is a way of life. सर, So वो आपको as a back as a support मिलती है साथ में. So it is like part of your life. You are brought up ऐसे डील करते हुए. ओके, फिर क्या होता है कि अभी आपने अपनी वहां पे टेन्योर स्टार्ट किया, सर, तो शुरू में तो आप बहुत कॉशियस रहते हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं कहां से गोली आ सकती है। आप इधर भी अलर्ट हो, उधर भी अलर्ट हो, बाहर निकले ऐसे आप घूमते हो कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मगर जैसे ही 5, 10, 15 दिन होते हैं और आप या 15 दिन आप बाहर निकलते हो, तो आपको थोड़ी सी शांति मिलती है कि नहीं, हर मोड़ पे नहीं कोई बैठा हुआ। आपको ये नहीं मालूम कहां बैठा है, मगर हर मोड़ पे नहीं बैठा हुआ। सर, सो उससे थोड़ा सा आपका सिचुएशन रिलैक्स होती है। और इसको मैं उस एनालॉजी में कन्वर्ट करूंगा जो अभी हम फेस कर रहे हैं कोविड की। जी, जैसे कोविड, हमें मालूम नहीं कहां कोविड है, सर, और शुरू में जब कोविड आया, सबकी ओरिएंटेशन हुई, सबको बताया गया क्या प्रिकॉशन ली हैं, बहुत चौकन्ने होके लोग घूमे। मगर थोड़ी देर में जिसको बोलते हैं कोविड फटीग हो गई उनको, जी, और जी, उन्होंने अपने गार्ड डाउन कर दिए और थोड़े कैजुअल हो गए। तो उसके साथ फिर सेकेंड वेव आई सेकंड वेव, और लोगों ने लाशें देखी और फिर प्रिकॉशन ले ली, जी, और अब फिर वो थोड़ा कैजुअल हो रहे हैं। तो यही माहौल वहां पे भी रहता है जब यू गेट यूज्ड टू इट। सो इट इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन जो भी कोविड में है। वो सीआई ऑप्स या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जहां बोलते हैं हम, उसमें ऐसा ही माहौल रहता है कि आपको दुश्मन नहीं मालूम कहां पे है, मगर आपको मालूम है वो है, और आपको प्रिकॉशंस पूरी लेनी है। मगर जैसे जैसे टाइम निकलता है, आप थोड़े कैजुअल हो जाते हो, थोड़ा सा आपका गार्ड डाउन हो जाता है, और जहां पे ये गार्ड डाउन होता है, आप मार खाते हो। जी, और आपने बहुत सही तुलना करी सर, उन लोगों की वायरस से तुलना करके आपने बहुत सही तरीके से तुलना करी, बिकॉज दे आर जस्ट द वायरस टू द सोसाइटी। बिल्कुल True. सही तुलना है, और बहुत सही तरीके से आपने इस चीज को समझा दिया, क्योंकि शायद इससे इजीएस्ट वे, और शायद इसी वजह से आपको, अगर हम बात करें, आप जो मोटिवेशनल लेक्चर जो आप टेडेक्स पे देते हैं, शायद इसी वजह से आप मतलब टेडेक्स पे भी और मोटिवेशनल लेक्चर्स भी, क्योंकि आपने जिस तरीके से आप इजीली किसी भी सिचुएशन को बड़े आराम से समझा सकते हैं। तो सर, मोटिवेशनल लेक्चर्स और इसका ख्याल कैसे आया? 41 years यूनिफॉर्म में रहा मैं। सर, अभी जब मैं रिटायर हुआ आर्मी से, तो मैंने अपने आप को समझा कि मैं री अटायर हुआ हूं। मैंने केवल अपने कपड़े चेंज किए हैं। सो आई डोंट कॉल इट रिटायरमेंट, आई कॉल इट री अटायरमेंट। जी, तो उसमें मेरे को क्या ऑप्शंस थी? नॉर्मली क्या कर सकते हैं, कोई जॉब ले सकते हैं या कोई ऐसे कोई और अपना कर सकते हैं। बट आई थॉट आई विल नॉट टेक अप एनी जॉब, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एनीवेयर, आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी। मैं लोगों को जो अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने सीखा है, जो भी सीखा है, it may be of worth to some people, let me share it back. So that is how I started taking talks. कई स्कूलों ने मेरे को अप्रोच किया बताने के लिए कि आप बताइए मेंटल एंड्योरेंस के बारे में, लीडरशिप के बारे में, इस प्रकार से।
सो ये जब स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा आस्था बढ़ता गया, फिर टेड टॉक का मेरे को इनवाइट आया, तो टेड टॉक मैंने पहले की उधर कैलकाटा में, फिर जी। एक और टेड टॉक आया जो मैंने लास्ट अक्टूबर की देहरादून में, और फिर अभी एक और आया जो मैंने टेड टॉक की, और उसमें जो मेरा टॉपिक था वो यही था अबाउट डोंट लेट टाइम एज यू, जो हमने बात की थी पहले एज की। जी। तो जी। मैंने इसी पे टेड टॉक दिया है, डोंट लेट टाइम एज यू। सो वो अभी पब्लिश होना है, आई थिंक अनदर 15-20 दिन में वो ऑनलाइन हो जाएगा। जी। और अभी एक और मेरा टेड टॉक है जो कि अगले महीने है, विच इज ऑन द पजल ऑफ आइडेंटिटी। सो इस प्रकार से मेरे को आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट जी। इन गिविंग दीज मोटिवेशनल टॉक्स एंड टेड टॉक्स, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। जैसे सर अभी हम वापस थोड़ा सा घूम के जाएं, थोड़ा सा वापस पीछे आपका एक और लेके चलें सर, जब आपका सर्विसेज में थे, आप फोर्स में थे, तो सर आप यूएन नेशन का पीस कीपिंग फोर्स में अंगोला में अफ्रीका में रहे हैं। सर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इंडियन आर्मी का दूसरे अफ्रीका कंट्री के अंदर यूएन के साथ में, क्योंकि वहां पे बहुत सारी और कंट्रीज की भी आर्मी थी आपके साथ में, फोर्स थी, तो क्या आपको डिफरेंस लगा इंडियन आर्मी का और दूसरे कंट्रीज के साथ में सर, वो जो उनकी आर्मी है उनका कल्चर? क्योंकि सर जहां तक हम मूवीज में देखते हैं, हमें जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इंडियन आर्मी का भी थ्रू मूवीज है, और दूसरे कंट्री का या यूएस है तो उसके अंदर हम डिस्कवरी एंड ऑल यहाँ पे भी हमारे को पता चलता है, उसमें थोड़ा रियल रहता है, थोड़ी चीजें हमारे को ज्यादा, लेकिन वो एग्जैक्ट सर बेसिकली आपने उस चीज को आपने फेस किया, आपने वहां पे देखा है, क्योंकि हमने जो देखा सर उसके अंदर ये था कि उस आर्मी के अंदर वो डिसिप्लिन जो इंडियन आर्मी के अंदर हम देखते हैं, शायद ऐसा लगता है हमें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को देख के लगा कि वो उतना स्ट्रांगली डिसिप्लिन्ड नहीं है, कुछ भी बोल देना अपने सीनियर को, ऑफिसर को, और इंडियन आर्मी में आई थिंक सो ऐसा शायद नहीं है। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या ये सही है? अंगोला में था मैं, अफ्रीका में, एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, और वहां पे 35 कंट्रीज के और रिप्रेजेंटेटिव्स थे जी। सो वो ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मिशंस था उस समय जी। एंड इन 35 कंट्रीज में ज्यादातर अपने जो यूरोप के थे नेशंस वो थे, कुछ साउथ अमेरिका से, उरुग्वे, ब्राजील, इस प्रकार से, एंड देन एशियन कंट्रीज, मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान। जी। तो पहली बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरनेशनल के बाकी देश, विश्व के जो ऑफिसर्स थे और जवान थे उनके साथ इंटरेक्शन करने की, एंड स्पेशली पाकिस्तानी ऑफिसर्स। जी। तो हमारे साथ 20 पाकिस्तानी ऑफिसर भी थे, बांग्लादेश के भी थे, जो कि वैसे हम किसी को ना बात करते हैं, ना उनसे मिल सकते हैं, और केवल उनको बंदूक की बैरल से ही देखते हैं। बट यहाँ पे हम इकट्ठे, हमारा मिशन एक ही था, पीस कीपिंग, एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी वहां मिली। वहां क्या होता है कि टीम साइट्स बनती हैं, सो एक टीम साइट में 5 ऑफिसर होते हैं, और ये 5 डिफरेंट कंट्रीज के होंगे, एक ही कंट्री के नहीं होंगे। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली बार बार, क्योंकि 3 डिफरेंट टीम साइट थी, जो कि मेरा 1.5 साल वहां रहा हूं, तो उसमें ऑफिसर आते जाते हैं, तो काफी कंट्रीज के साथ। सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जो इंडियन आर्मी के हमारे ऑफिसर्स एंड जवान हैं, जो हमारा डिसिप्लिन, जैसे आपने बताया, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारी मेटिकुलस फंक्शनिंग, प्रिसिशन, हार्ड वर्किंग, ये नंबर 1 मैं इसको रेट करूंगा, एंड नॉट फ्रॉम माय आईज, बट ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ये फीलिंग थी कि अगर काम कराना है तो आप अपने अंडर एक इंडियन ऑफिसर को रखो। क्या होता है कि इंडियन ऑफिसर्स बहुत मेहनत करते हैं जी। बाकी देशों के बरखिलाफ उनका है फ्राइडे तक, उसके बाद वीकेंड के ऊपर दे हैव टू हैव देयर हॉलिडेज, बट इंडियन ऑफिसर्स वर मोर डेडिकेटेड। सो एक तो हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन, ये तो था ही था जी। उसके अलावा जो पाकिस्तानी आर्मी के थे, उनका फंक्शनिंग और हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर था।
जी, सो पाकिस्तानी ऑफिसर्स को भी मैं बोलूं, मैं मेरे हिसाब से वो उतने ही हार्ड वर्किंग है जितने हमारे हैं। जी, उनकी भी फंक्शनिंग उसी टाइप की है और वो भी बहुत ही रिस्पेक्टेड थे वहां पे अपने जी, काम के लिए। जी, मगर इंडियन ऑफिसर्स एंड पाकिस्तानी ऑफिसर्स में क्या फर्क था कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स मेरे हिसाब से 10 साल अपनी माइंड में थोड़ा पीछे थे। ओके, उनकी जो थिंकिंग थी वो थोड़ी आई वुड से मोर प्रिमिटिव। जी, देवर लाइक प्रोबेबली, जैसे अभी हम 2021 में हैं, अगर अपने को अभी से आप 10 साल पहले कंपेयर करो तो सेम जी, एनोलॉजी व्हाट आई फाउंड बिटवीन इंडियन ऑफिसर्स एंड पाकिस्तानी ऑफिसर्स एट दैट जी, जी, टाइम। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस एंड इंडियन ट्रूप्स आर वांटेड एवरीवेयर। जहां भी कोई टफ असाइनमेंट थी, सबको चाहिए था कि इंडियन कंटिंजेंट आ जाए, इंडिया के कुछ ट्रूप्स आ जाए यहाँ पे, क्योंकि दे यूज्ड टू डू वर्क मच बेटर। सर जैसे अभी इसी एक्सपीरियंस में मैं थोड़ा-सा इसको कंटिन्यू करूँगा। सर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तानी ऑफ़िसर्स को आप हम ऑब्वियसली जैसे हम थ्रू बैरल देखते हैं, वो लोग भी उनके तो ऑब्वियसली वो तो मतलब वो तो वैसे भी और चाहे कैसे भी करके देख लो उनका तो जो सब जग ज़ाहिर है, इसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके जो हरकतें हैं। पर सर अभी आपने जो बोला कि 10 साल पीछे हैं, प्रिमिटिव हैं। सर क्या कौन सी ऐसी चीज़ लगी जिससे कि आपको ये कह सकते हैं कि आपकी वो ये कहाँ जी रहे हो? या क्या ऐसी हरकतें हैं कि वो 10 साल पीछे का आपको लगा? कोई एक एग्जांपल सर उसको जिससे हम Yeah, so I would say socially, जी, much more conservative. जी, जैसे इंडिया में काफी प्रोग्रेशन था। आई एम टॉकिंग अबाउट 97, मैं अभी की जी, बात नहीं कर रहा हूँ। आई जी, कैन नॉट टेल यू हाउ दे आर टुडे, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं 96 97 की बता रहा हूँ। जी, जी, सो इंडियन ऑफिसर्स वर मच मोर प्रोग्रेसिव जी, इन देयर थॉट, मच मोर लिबरल। वो ज्यादा रेडिकल थे, ज्यादा हुँ, रिस्ट्रिक्टेड अपनी थिंकिंग में। हाँ, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जैसे आप कंजर्वेटिव फैमिली में देखते हो जी, और जी, थोड़ी सी लिबरेटेड फैमिली में देखते हो, तो आपको कोई ऐसा मेजरमेंट का वो नहीं है कि ये जी, ऐसा है और ये ऐसा है, जी, मगर आपको ये इंप्रेशन आ जाता है जी, कि ये थोड़े कंजर्वेटिव हैं और ये थोड़े लिबरल हैं। उसी जी, प्रकार से उनके जो बातचीत करने का तरीका था, उनका ड्रेसिंग का तरीका, उनकी सोच, जी, उनका सोशलाइजिंग, वो सारा देख के मेरे को ये काफी ओके, यकीन था हाँ, कि हाँ, ये हाँ, डिफरेंस है। जी, जी, मगर ये सब कहने के बावजूद मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वहां पे हमारी जो बातचीत होती थी वो रेडियो सेट पे होती है, क्योंकि ओके, टेलीफोन सब जगह नहीं थे। जी, हाँ, और जी, हाँ, रेडियो जी, सेट में जब दो इंडियन ऑफिसर, जैसे मैं एक दिन बात कर रहा था अनदर इंडियन ऑफिसर से हिंदी में, जी, तो एक पाकिस्तानी ऑफिसर बीच में आया और बोला, हेलो, आप हमारी वाली भाषा ही बोल रहे हैं, तो हम एक ही भाषा बोलते हैं। तो वो काफी फ्रेंडली होना, जी, हमारा जो वहाँ रिलेशनशिप था काफी फ्रेंडली था। बहुत हाँ, क्लोज थे हम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, हाँ, शेयर हाँ, करते थे। इस प्रकार से वो हमारे मूवीज के जो उस समय वीडियोस आते थे, एक वीडियो कैसेट्स होते थे, जी, 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 जिसमें चित्रहार टाइप सॉन्ग्स होते थे, तो वो जी। उनको बोरो करके ले जाते थे देखने के लिए, इस प्रकार से। जी। अच्छा सर आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला, आपको डॉक्टरेट मिला, तो मतलब आप डॉक्टर मेजर जनरल देव डोगरा हैं। आप ऑनररी डॉक्टरेट आपको मिला है, आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, प्रेसिडेंट ने आपको दिया है। सर आपकी मतलब जो अगर हम बात करें कि पूरी एक लाइफ जो आपने सर्विस करी है, वो ऑब्वियसली जब आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है तो वो उसके बारे में तो आप ये मानेंगे कि आपने बिल्कुल टॉप नॉच जिसको हम कहेंगे वो रहा। उसके बाद में एकदम सिविल लाइफ, कोई रूल्स फॉलो नहीं, कोई कहीं पे कुछ भी कर रहा है। आप डिफेंस के अंदर आप कोई भी अगर हम वो देखते हैं सफाई को और उस सब को, और सब बिल्कुल हर चीज मैनेज्ड, पेड़ हैं पौधे हैं कटे हुए हैं बिल्कुल सही तरीके से, हर चीज सलीके से रखी हुई है। कहीं सड़क पे भी जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये मैनेज्ड वे में है। यहाँ पे सड़क पे भी कुछ भी कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। मुश्किल नहीं आई सर आपको उस चीज को, क्योंकि 41 साल 41 ईयर सर, एक उसके बाद में एकदम
मतलब आप जंगल में आके खड़े हो गए हों कि ये, हाँ, ये कौन जंगली आ गए, मतलब आई एम नॉट सेइंग हम लोग जंगली हैं, लेकिन एक लगने लगता है कि कहाँ, मतलब आप उस लाइफ से इस लाइफ में एकदम आए तो डिसिप्लिन से एकदम ऐसे इस सब में, तब क्या तब कैसा लगा आपको? क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि मैं हर एक से जानना चाहता हूँ जो भी ऑफिसर रिटायर होके आया है, और आपकी तो सर्विसेज ऐसी रही हैं कि आपको तो सबसे ज्यादा, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा फील किया होगा, तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लाइफ कैसी लगती है सर? जो आप कह रहे हो, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको बहुत अजीब लग रहा है, और जितना आपने डिस्क्राइब किया कि सडनली मेटिकुलस एनवायरनमेंट से जंगली एनवायरनमेंट में आ गए, जो आपने थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया, और ठीक है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा। मेरे को जो रिटायरमेंट है वो तो फोरकास्टेड है काफी दिनों से, आपको पता है इस दिन पे रिटायर होना है। सो उसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तैयारी यही नहीं कि अपना घर वर ठीक करना है, आपको अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना है कि आप अभी रिटायर होके सिविल लाइफ में जाओगे। और जो आप डिसिप्लिन की बात बता रहे हो, इसमें दो टाइप के डिसिप्लिन होते हैं। एक तो डिसिप्लिन होता है तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसिप्लिन, जिसकी आप बता रहे थे कि सब चीज मेटिकुलस, पेड़ भी मेटिकुलस, सड़क भी मेटिकुलस, सब कुछ, वो आपके एनवायरनमेंट वाली है। और दूसरा डिसिप्लिन होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि आपके ऊपर है, और वो रिटायर नहीं होता। वो डिसिप्लिन आप चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप उसको रिटायर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। सो ये फैक्ट जो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का, ये नहीं चेंज होता। जो दूसरा है इज ओनली आई वुड से कॉस्मेटिक चेंज, कि सडनली यहां से आप थोड़े से ऐसे एनवायरनमेंट में आए हो जिसकी आपको, ये नहीं है कि आप कहीं मून में रह रहे थे, आप यही इंडिया में ही रह रहे हो, हम छुट्टी में भी घर पे ही आते हैं, वही वाला हाल देखते हैं। सो उसकी जो तैयारी है वो तो माइंड में होनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक, अगर कोई कहे कि हमने तैयारी नहीं की, मैं ये बोलूंगा कि आपने यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रिटायरमेंट। सो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं हुआ, मैंने कोई इतना मिस कुछ नहीं किया। मैंने अपने लाइफ को, जैसे बोला, मैंने री-अटायर कर लिया। I changed my clothes, I changed my mindset, and I am quite happily adjusted in civil life. अगर मैं आज फौज में होता तो शायद आपसे बात भी ना कर रहा होता, क्योंकि इतनी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, बड़ा ये है वो है। So adaptability मैं समझता हूँ सबकी होनी चाहिए। You should be versatile to fit in any environment, and you should be adaptable to adapt to the situation and make the most of what you have. जी जी जी। अच्छा सर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, मैं इसके बाद में और आपका कीमती समय नहीं खराब करूंगा सर। एक क्वेश्चन अभी, जैसे अब अगर हम बात करें कि टेड टॉक के बारे में बात करें, अब मोटिवेशनल लेक्चर्स के बारे में बात करें, अभी की लाइफ में क्या कोई और कुछ आपने प्लान किया है, लाइक आयरन मैन, लाइक कुछ ऐसा कि अभी कुछ और भी अचीव करना है, कोई और एक गोल आपका कि मेरे को अभी ये करना है? बहुत सारे। एक तो मैंने डिसाइड किया है हर साल मैं एक आयरन मैन करूंगा। एक मैंने 2020 में करना था, मगर लॉकडाउन करके इवेंट्स कैंसिल हो गए, 2021 में भी नहीं हो रहे, और 2022 में होंगे, और मैं उसकी प्रिपरेशन स्वीडन 2022 आयरन मैन आई विल डू। सो मेरा एक तो वो गोल है, एंड दैट इज फॉर एवरी ईयर, जितनी देर हो सकेगा मैं करूंगा उसको जी। एक और गोल है मेरा, टू साइकिल अराउंड द वर्ल्ड। सो इसमें 22,000 ऑड किलोमीटर्स की साइकिलिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, 5 कॉन्टिनेंट्स, तो अपना एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बैक टू एशिया। इसमें तकरीबन 10 से 11 महीने का टाइम है, मगर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए अभी डिटेल्ड प्रिपरेशन की जरूरत है, बट इट इज माय ड्रीम टू डू इट। सो ये दो मेरे जो हैं, आयरन मैन तो इमीडिएट है, उसमें कोई इतना वो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, और ये दूसरे में प्लानिंग एंड थिंकिंग की अभी है जरूरत। सर आप इस तरह कह रहे हैं आयरन मैन तो ऐसा है तो कर लेंगे, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, उसका सोच रहे हैं सर लोग। आयरन मैन के लिए सोचते हैं कि वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा लाइफ का, अगर हम कर पाए तो पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी आपका व्यूअर है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोग आयरन मैन कर सकते हो,
इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, केवल एक, मगर एक इसमें वो है, एक कंडीशन है कि जी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जी आप ट्रेनिंग करो तो आप कर लोगे। जी इसमें कोई वो नहीं है कि आपके पोटेंशियल अंदर है या आपको इनहेरिटेड है, ऐसा कुछ। मेहनत करोगे, कर लोगे, दैट्स इट। तो हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को सबसे पहली चीज तो एक चीज ये सीखनी चाहिए कि आपके अंदर एक मोटिवेशन तो ऑब्वियसली होना चाहिए कि अब वो मैं सर से ही देख पा रहा हूँ कि उन्होंने कितने मोटिवेटेड है कि उन्होंने साफ कह दिया कि हर साल करूंगा, जब तक हो सकता है तब तक हर साल करना है। और आयरन मैन को इस तरह बता रहे हैं कि हर साल आयरन मैन करना है। तो मुझे लगता है कि शायद हर साल तो कोई, सर मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल 2-4 ऐसे होंगे जो कि हर साल के लिए करते होंगे वहां पे, आई थिंक सो, जो मुझे लगता है ऐसे काफी घूम रहे हैं तो एक मैं और आपको इंसिडेंट, अब मेरे को जी मालूम नहीं कितना टाइम है आपके पास, बट सर, एक मैं बहुत टाइम आपको, है हमारे पास, वी हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, कितना भी सर। सो आपने पूछा ऐसे कितने हैं, तो एक लेडी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, और ये लेडी मेरी इंस्पिरेशन है। सर उनसे मैं इंस्पायर होके मैंने आयरन मैन किया, हाँ, एंड इनका नाम है सिस्टर मेडोना। ओके ये यूएसए में है, एंड एक प्रैक्टिसिंग नन, ओके प्रैक्टिसिंग नन है। तो 48 की जब इनकी उम्र थी, इनको किसी एक प्रीस्ट ने रनिंग में इंट्रोड्यूस किया कि रनिंग करो। जी उसके बाद 52 की जब उनकी उम्र हुई तो उन्होंने पहला आयरन मैन किया, और उसके बाद उन्होंने जाके 40 बार आयरन मैन किया, और लास्ट आयरन मैन उन्होंने किया जब उनकी उम्र थी 86, ओह गॉड और आज की तारीख में उनकी उम्र है 90। और जी आप अगर यूट्यूब करेंगे आयरन मैन, जी तो आपको सिस्टर मेडोना का वीडियोस मिलेंगे, और उसको आप जरूर देखिएगा। और मैं आपके जी व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि आप इस लेडी को अगर देखेंगे तो आप इतने इंस्पायर होंगे कि जी मैं तो केवल 61 हूं, वो तो 86 में उन्होंने आयरन मैन किया। नहीं, हम तो आपसे इतने इंस्पायर है सर, और मतलब लिटरली सर, मैं जितने इंस्पायर आपको देख के हो रहा हूँ सर, मैं इसको मतलब उसके लिए मेरे पास में शब्दों की कमी पड़ रही है। मतलब मैं हर बार एक ही शब्द ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपको किन शब्दों से आपकी व्यक्तित्व को बता पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ, और वो मुझे मिल नहीं रहे। तभी मैंने यही सोचा कि शायद मैं लोगों को खुद एक्सपीरियंस करने दूं आपकी पर्सनालिटी को और आपको, क्योंकि मेरे शब्द छोटे पड़ रहे थे आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके आपके काम को ऑनर देते हुए सर। तो मतलब मैं रादर आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, और मेरे को इस बात की सबसे ज्यादा बड़ी खुशी है कि मैं आपको अपने दर्शकों से बात करवा पा रहा हूँ, उनको सुनवा पा रहा हूँ आपको, और मैं एक जरिया ऐसा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। एंड सर लिटरली मैं चाहूंगा कि हम दोबारा आपसे फिर मिलें। आपसे एक बार और इजाजत चाहूंगा कि आप एक बार दोबारा आएं, और फिर एक आयरन मैन जब आप करके आए हुए होंगे, उससे पहले आप जब जा रहे होंगे, हम तब आपसे बात करना चाहेंगे, और एक बार जब आप वहां से जीत के आएंगे तो जरूर आपसे दोबारा फिर वही बात करना चाहेंगे कि इस बार क्या एक्सपीरियंस रहा। तो इसी के साथ सर मैं इस सेशन को अभी अंत करने के लिए मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन मैं चाहूंगा कि बस अब और टाइम ना हम इस्तेमाल करें। तो सर इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो की आवाज पे आए और आपने हमारे को कृतार्थ किया, आपने अपने चरण धूलि यहाँ पे डाली। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा बहुत ही सौभाग्य था कि मैं आपके इधर शो पे आ सका, एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ thoroughly. I wish you all the best, good luck and Godspeed. Thank you sir, thank you sir, thank you.